पिछली बार लास्ट क्लास में हम लोग वही कर रहे थे ना, वो वायर पे फोर्स निकाल रहे थे। उसका आंसर आया 108 या 106 न्यूटन आया होगा। आया कि नहीं? आया। मॉड्यूल दो। याद आया, हम लोग यहाँ थे। लिखो बच्चों। मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट है। हाँ, इसका ग्राफ। सैटेलाइट्स क्या होता है? एक वर्ड होता है सैटेलाइट, एक वर्ड होता है प्लेनेट। क्या होता है अंतर इन दोनों में? प्लेनेट एक प्लेनेट होता है, और सैटेलाइट एक सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट इज लाइट। प्लेनेट इज ए नेट। सैटेलाइट में यस, यस। You are the most creative person on this universe. चक्कर कौन काटता है? किसके अबाउट? हाँ। अच्छा, सेटेलाइट किस में, सर्कुलर पाथ में चलाएंगे अभी हम? चक्कर किस में काटेगा, स्ट्रेट लाइन में? तो सर्कुलर बोल रहे हैं तो ऐसे देख रहे हो। उसी में ही काटेगा। तो सर्कुलर पाथ में जब सेटेलाइट घूमेगा तो उसकी पाथ कर्वलिनियर हुई ना, तो उसका एक्सलेशन जीरो होगा? नहीं होगा। वो एक्सलेशन कौन देता है? हु प्रोवाइड एक्सलरेशन है? एक्सलेशन स्टैंड फॉर ए। तो एक्सलेशन इज प्रोवाइडेड बाय ए पल। हु प्रोवाइड्स एक्सलरेशन? इसी को बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट, फोर्स। फोर्स फोर्स देता है एक्सलरेशन। तो अगर कोई कर्व पाथ पे चल रहा है तो पक्का उसके पास एक्सलेशन होगी, क्योंकि उसका वेलोसिटी बदल रहा है। और अगर एक्सलेशन है तो वो एक्सलेशन कोई ना कोई फोर्स देगा। तो सपोज करो कि जैसे आपने सुना है कि जो अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट कौन है वो? मून। तो मून सर्कुलर पाथ में अर्थ के अराउंड घूम रहा है ना, इसका मतलब मून के पास एक एक्सलरेशन है। वो एक्सलेशन कौन देगा? एक फोर्स देगा। अब तुमको आइडेंटिफाई करना है फोर्स कौन है। ग्रेविटेशनल फोर्स, यही है ना? समझ में आया? वही उसको सेंट्रिपेटल फोर्स देता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, अर्थ पे कि मून पे? दोनों पे लग रहा है। तो मून पे लगा तो किस में घूमने लगा? सर्कुलर पाथ में। लेकिन वही फोर्स अर्थ पे लग रहा है कि नहीं? ये अर्थ पे नहीं लग रहा है। लग रहा है तो अर्थ भी घूमेगा सर्कल में। अर्थ नहीं घूमेगा? हाँ, क्यों नहीं? वही बात है, एक्चुअल में दोनों घूमता है। और किसके बहुत घूमता है? ये मॉडर्न फिजिक्स में उस दिन हमने समझाया था, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बट चूंकि अर्थ की मास मून के मास से बहुत ज्यादा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास किस में घुस जाएगा? अर्थ में। तो हम बोलेंगे अर्थ रेस्ट में, और मून उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अब समझ में आया? जैसे मान लो कि एक नहीं बोले, बहुत सारी लड़की है यहाँ। ये गलत बात, क्या बोले? उनको बदतमीज बनाओगे? ये एग्जाम्पल देते हैं बट यहाँ पर देने लायक नहीं। तुमसे पूछ के देंगे। तो इसका मतलब वही मैं बोल रहा था कि जो सैटेलाइट होगा ना, सैटेलाइट, इस सैटेलाइट का मास जो होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेनेट। और जिसका मास उससे बहुत बहुत कम होगा उसको क्या मानेंगे? हाँ, सैटेलाइट में है। अच्छा, हाँ, हाँ। हैदर अली सर।
ये ऐसा होता है, ये छोटा होता है। ये हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो ये मान के पढ़ते हैं कि प्लेनेट किसमें है, और सैटेलाइट उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अभी से बहुत सारी चीजें आएंगी, और जब तक बहुत सारी चीजें आएंगी, कल आपका क्लास लगा हुआ है नहीं, जो होगा आज ही खत्म हो जाएगा। तो मैं जितना बता सकता हूँ बता दूंगा। जैसे देखो, यहाँ पर है ये प्लेनेट, और ये है सैटेलाइट, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे घूम रहा है। ये जो सैटेलाइट है, इस प्लेनेट में 2 बार छेद कर दिया ना, ये इसका सेंटर है, और इसको बोलते हैं ऑर्बिट रेडियस, ये स्मॉल आर है। तो ये प्लेनेट सैटेलाइट का मास है छोटा एम, और ये प्लेनेट का मास है जो कि बड़ा एम। तो यहाँ पर सबसे पहले फोर्स इक्वेशन बनेगा ना, जो फोर्स लग रहा है इस सैटेलाइट पर वो कितना होगा, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एंड फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। मास मतलब या तो बड़ा एम नहीं तो छोटा एम, मास मतलब बस एम। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको देख के कुछ पूछने पर ये लगता है, वो लोग बोलते हैं कि हमको क्या मतलब है, पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप पढ़ाइए, आप समझिए। किसके लिए फोर्स इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, तो मास उसी का होगा ना, और इंटू एक्सलेशन उसकी कितनी होगी, वी स्क्वायर बाई आर। इसी वी को देखो, इसलिए हमें वी निकालना होता है, वी कितना आएगा, रूट अंडर ऑफ जी इंटू कैपिटल एम बाई, हाँ मतलब ये इस स्पीड को ना ऑर्बिट स्पीड बोलते हैं, और ये ऑर्बिट स्पीड रूट अंडर जी एम बाई आर के बराबर होता है। मतलब वो सेटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इतनी स्पीड से इसको घुमाओगे ना तो सर्कल में रहेगा, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो फिर इस ऑर्बिट में ये नहीं रहेगा। ये इक्वेशन यही बताता है। और ये दूरी कहाँ से होती है, सेंटर से दूरी होती है, कहाँ से, जैसे अर्थ का जो सेटेलाइट होगा, तो अर्थ की सेटेलाइट के लिए इस ऑर्बिट स्पीड को कितना लिखेंगे, रूट अंडर ऑफ जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, या एच इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। समझे कि नहीं समझे? तो एक तो ऑर्बिट स्पीड आ गई। अच्छा, ये मैकेनिकल मोशन हो रहा है ना, तो इसके अंदर इसका एनर्जी चाहिए हमें, इस सैटेलाइट का। तो कौन कौन सी एनर्जी इसमें होगी, एक काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, हाँ क्यों, अट्रैक्शन है, सिस्टम बाउंडेड है, क्या है, हाँ। तो जब वो फ्री हो जाएगा तब उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो। अभी वो उसको मोक्ष की प्राप्ति है कि वो बाइंडेड है, ये इसका मर्द है और ये इसकी औरत है, दोनों बंधा हुआ है, दोनों एक दूसरे का चूतिया काट रहे हैं। तो ये बाइंडेड सिस्टम है ना, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। इसलिए इसका एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा, वो होगा माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, वो तो माइनस लगना तय है। और दूसरी काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर करोगे ना, इसको यूज करते हैं, ये पता है ये होता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, जी एम एम डिवाइडेड बाई, तो क्या टोटल एनर्जी यहां से आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ जी एम एम बाई। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल उसी तरह का होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर वाला एनर्जी होता है ना, वैसा ही देखो। अगर तुम यहाँ देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अगर हम इस काइनेटिक पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करें इस आर के साथ, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा हाँ, पॉजिटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आर के साथ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और पोटेंशियल और टोटल एनर्जी ग्राफ नीचे आएगी ना,
इसमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा होगा, दिस इज काइनेटिक एंड दिस इज पोटेंशियल। इन दोनों को जोड़ देंगे तो काइनेटिक टोटल आ जाएगा ना, इन दोनों को जोड़ने पर ई आ जाएगा ना, जितना प्लस उतना ही माइनस। हाँ, है किधर आएगा, वो भी हाइपरबोला है, उसका भी वेरिएशन वैसा ही है, वो भी इसके नीचे ही आएगा, तो कुछ भी आ सकता है, जो मन करे खींच दो। वो ग्राफ ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि इसी के ऊपर लेट जाएगा, इसके ऊपर कि इसके नीचे, इसके ऐसे बोल रहे हो ऊपर जा नहीं पा रहा है वो। पोटेंशियल एनर्जी खुद नेगेटिव है, बट उसमें जोड़ना किसको है, काइनेटिक को। वो काइनेटिक खुद क्या है, किधर शिफ्ट करेगा, तो यही बोल नहीं सकते थे बंदर, दिस इज टोटल एनर्जी का ग्राफ। ये पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होना, टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना क्या साबित करता है, ये साबित करता है कि सिस्टम कैसी है, हाँ बाउंडेड सिस्टम है, सिस्टम इज बाउंडेड। ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है, शायद हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन एक बार बोल देते हैं। अगर कोई सिस्टम बाउंडेड होगी ना, और अगर वो मोशन में रहेगी, उस वो हमेशा क्लोज्ड ऑर्बिट में घूमेगी, किसमें, कभी स्ट्रेट लाइन में घूम सकती है वो, कभी हाइपरबोला में घूम सकती है, कभी पैराबोला उसका पाथ हो सकता है, हमेशा लूप में घूमेगा, तभी तो सिस्टम बाउंडेड है। यानी कि टोटल एनर्जी का साइन नेगेटिव होना का मतलब बस दो ही तरह का पाथ हो सकता है, या तो, हाँ या तो सर्क्यूलर, और नहीं तो इलिप्टिकल। किसी की पाथ भी अगर पैराबोला होगी तो उसका टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, किसी का पाथ भी अगर हाइपरबोला होगा तो उसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी, समझ गए। किसी का भी पाथ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव या जीरो, कुछ भी हो सकता है। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो बस दो ही पाथ हो सकती है, या तो सर्कुलर नहीं तो, क्योंकि बाइंडेड सिस्टम तभी होगा जब मुड़ के वापस आएगा, उस पाथ पे चलेगा, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा, तो इससे ये बात समझ में आती है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या ये जो अगर मान लो कि आर रेडियस के पाथ, सर्कुलर पाथ पे इसको चलना है, तो आर को अगर मैं फिक्स करूंगा तो ऑर्बिट स्पीड फिक्स हो जाएगी। ये सर्कुलर मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होता है कि नहीं, तो उसको हर बार एक चक्कर मारने का टाइम फिक्स होगा ना, उसकी टाइम पीरियड कितनी होगी, 2 पाई आर। यहाँ पर क्या है, 2 पाई आर को यहाँ क्या बोलते हैं फिजिक्स में, सरकमफेरेंस फिजिक्स में बोलते हैं। और डिस्टेंस किसको बोलते हैं, प्रेशर को, और प्रेशर बोलते हैं मोमेंटम को, और मोमेंटम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। तुम लोग मेरे घर खाना खाने आओगे, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड मिलेगा, स्पीड से। वही ऑर्बिट स्पीड है ना, तो यहाँ पर कैपिटल टी बराबर आएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, ऑर्बिट इज रूट अंडर ऑफ जी एम ई। यहाँ पर एम ई किसका मास है, प्लेनेट का, किसका, वो प्लेनेट अर्थ के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसा कि हम लोग एस्केप वेलोसिटी वाला क्वेश्चन कल देखे थे। और ये कितना हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं। यहां से बात साबित हो रही है कि टी स्क्वायर जो है ये कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बाई जी इंटू एम ई इंटू आर का स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड जो होता है प्रोपोर्शनल टू, हाँ आर क्यूब। आर क्या है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट। इतना नोट कर लो बच्चों पहले, फिर आगे चलते हैं। कोई बच्चा ऑनलाइन, इसका नाम है जगन्नाथ PR, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा, तुम लोग का दोस्त है ये। क्या हुआ, ये ऑनलाइन क्यों है, कोरोना हो गया इसको। गुड इवनिंग जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पहले यहाँ पर एक एम सर हुआ करते थे, एम सर, कुछ भी होता था तो उसमें बोलते थे जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ। हंस रहा है। देखो इसमें कुछ कुछ ना याद करने वाला भी चीज है, जिसको तुमको याद कर लेना चाहिए। जिसमें बोल रहा हूँ सुनना। जैसे तुमको बोलेगा कि अर्थ के जो नियर बाई सैटेलाइट है, अर्थ के जो नियर बाई सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिट स्पीड क्या होगी, तो कैसे निकालोगे? मर जाओगे, बोलोगे नियर बाई, अर्थ से ही टकरा जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा। तो अर्थ के नियर बाई सैटेलाइट का मतलब ये है कि ये एच है। ऐसा नहीं कि अर्थ में सट के चल रहा है, एच जीरो नहीं है। ये 100 मीटर है, 200 मीटर है, 300 मीटर है, 1 किलोमीटर है, कुछ इस टाइप से है ना। वो भी होगा तब भी इस ये आरी बहुत बड़ा है ना। मतलब नियर बाई सैटेलाइट का मतलब है कि वो बहुत दूर है अर्थ के सरफेस से, तुमको दिखाई। ऐसा नहीं कि नियर बाई सैटेलाइट पतंग की तरह दिखते रहता है। ये इतना बड़ा रहता है एच क्यों दिखाई, बट वो एच इससे बहुत। उस केस में इसको क्या लिखेंगे? रूट अंडर ऑफ जीएमई बाई आर ई, जो कि एक फिक्स वैल्यू आएगा। वो कभी चेंज, क्या दिन रात अर्थ का मास बदलता रहता है? क्या बड़ा जी गोट, गोट मतलब बकरी, ये बदलता रहता है? क्या आर ई बदलता रहता है? तो एक फिक्स चीज है ना, तो उसका वैल्यू याद रखना चाहिए। वो आता है एग्जाम में, आ चुका है पहले। तो अर्थ के नियर बाई सेटेलाइट की ऑर्बिट स्पीड कितनी होगी? रूट अंडर ऑफ जी एम ई बाई आर ई, विच इज फिक्स वैल्यू। तो कितना होता है, किसी को याद है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। उसको लिख लो, उसको याद रखना। कोई भी भूला उसको हम फोर्थ फ्लोर पर ले जाएंगे और वहां से फेंक देंगे। अर्थ के नियर बाई सेटेलाइट की ऑर्बिट वेलोसिटी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। उसमें एच को आर ई के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया जाता है। वैसे ही बच्चों, देखो बच्चों, जो टाइम पीरियड है यहाँ, अगर ध्यान से देखा जाए तो टाइम पीरियड जो है बच्चों, वो 2 पाई, और ये स्मॉल आर कितना होगा, कैपिटल आर ई प्लस एच की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ जी एम, यही होगा ना। नियर बाई सेटेलाइट के लिए फिर से ये एच नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू आर ई। उस केस में ये 2 पाई आर ई की पावर 3/2 बाई रूट अंडर ऑफ जीएम आएगा ना। तो नियर बाई सेटेलाइट, नियर बाई सेटेलाइट, उस केस में टाइम पीरियड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द सेटेलाइट which is very near to the surface of earth, that should could be written as 2 pi root under of रूट अंडर ऑफ आर ई का क्यू बाई जी एम ई। इसमें जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर को छोटा जी बोल देंगे ना। ये 2 पाई छोपरी ऑफ कितना आएगा? आर ई बाई, अब आपने कभी ना कभी एस एच एम पढ़ा होगा। एस एच एम एक पेंडुलम होता है इनफाइनाइट लेंथ का, पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम की टाइम पीरियड कितनी होगी? उतनी ही होती है। इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम की टाइम पीरियड, कुछ इसमें प्रतापी लोग होंगे जो सोच रहे हैं कि पेंडुलम की टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, एल बाई जी ना। और पेंडुलम की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट, 2 पाई रूट अंडर ऑफ इनफाइनाइट बाई जी। इनफाइनाइट बाई जी इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 2 पाई इनफाइनाइट। वो नहीं होता है, वो 2 पाई रूट अंडर ऑफ आर ई बाई जी होता है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है? 84.6 मिनट। 84.6 रे पगली, ये भी कितना आएगा? 84.6 मिनट। तो अर्थ के नियर बाई सैटेलाइट का टाइम पीरियड 84.6 मिनट होता है, और उसकी ऑर्बिट वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये याद रहना चाहिए। हम्म,
बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब अब मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाता हूँ, बात बता देता हूँ क्या बोलते हैं उसको। जैसे तुमने तो सुना होगा ना कि अर्थ के चारों तरफ सेटेलाइट घूमती है कि नहीं? उसका काम क्या होता है ना? पोलर सेटेलाइट, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होती है ना, तो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। उनका काम क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग का काम होता है। यही तो जनरली आजकल काम होता है। तुम्हें नहीं सुना सेटेलाइट फोन? सेटेलाइट फोन, ये जो तुम्हारे हाथ में फोन है सेटेलाइट फोन ही है ना ये? जो फोन नहीं है तुम्हारे हाथ में, तुम तो गरीब हो, बट जो फोन मोबाइल फोन होता है जो मेरे पास है वो सेटेलाइट फोन है कि नहीं? ये सेटेलाइट से कनेक्टेड होता है। हाँ, तो किससे होता है? हाँ, ये सेटेलाइट नहीं होता है, टावर से कनेक्टेड होता है ना? तो सेटेलाइट का कोई यूज नहीं है, इसलिए इसलिए अब सेटेलाइट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वॉकी टॉकी सेटेलाइट ना उसी मोबाइल टावर का एक्सटेंशन होता है। कैसे बता रहा हूँ, देखो जैसे मान लो, बताओ ये मैंने क्या बनाया? वाह, ये अर्थ बनाया ना, तो इसके ऊपर ऐसे टावर्स होती है कि नहीं? मोबाइल की टावर, अरे बोलो, नहीं होती है? हंस रही है। ऐसे मोबाइल का टावर होता ही है। और ऐसा टावर बना दे तो आसपास के लोगों को बहुत खतरा है, एमजी लगेगा, गिर जाएगा। ऐसे होता है ना। तो ये जो टावर्स बने हुए हैं इस तरह से, ये जो ऐसे करके हमने टावर बनाया, इस टावर से सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है ना। जैसे मोबाइल देखा होगा, ऐसा एक गोल लगा रहता है एंटीना। तो जो भी अर्थ पे हमारे जैसे लोग रहते हैं, गरीब लोग, यहाँ यहाँ मान लो हम हैं, तो हम यहाँ पर एक दूसरा, मान लो कि ये कोई बच्चा है इस क्लास का, इसकी ये गर्लफ्रेंड है, तो इससे बात कैसे करेगा? मोबाइल से। मोबाइल से कैसे बात करता होगा? मोबाइल से एक तार इधर से निकलता होगा, जो अर्थ में छेद करते हुए इधर जाता होगा। कैसे बात करता है वो? कम्युनिकेशन कैसे होता है वॉइस सिग्नल का या वीडियो सिग्नल का? ये सिग्नल किसको देता है? टावर को। और फिर टावर इसको पहुंचाता है ना ऐसे, तो फिर ये बोलता है इसको आई लव यू, तो फिर यहाँ जाता है, और फिर यहाँ से यहाँ जाता है। अब देखो क्या होगा। इस, तो टावर की जो हाइट है, टावर की हाइट अगर कम होगी तो क्या होगा? देखो, अगर टावर की हाइट इतनी है तो रेंज उसका कम हो जाएगा ना। देखो, यहाँ से जो टेंजेंट मारोगे ना, और ये इसका सेंटर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो कवरेज एरिया होगी वो इतनी ही होगी। समझ में आया? इसके बाद ये टावर का अगर हाइट है, तो इससे थोड़ा सा भी यहाँ पर आओगे, यहाँ यहाँ का जो पर्सन होगा वो इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के साथ ये वाला कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इससे कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए या इस ब्रॉडकास्टिंग एरिया को बढ़ाने के लिए टावर की हाइट क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर बहुत सारा उसका ब्रॉडकास्टिंग रेंज होना चाहिए, मान लो कि हम चाहते हैं कि एक ही साथ इंडिया, अमेरिका, जापान, रसिया, नेपाल सब कवर हो जाए, तो उसके लिए टावर का हाइट पता है कितना होना चाहिए? 50,000 किलोमीटर। 50,000 किलोमीटर उसके आसपास होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ उसको, बात को समझो। 50,000 किलोमीटर का टावर बनाया जा सकता है। मान लो कि इसके ऊपर का वो जो गोल एंटीना लगा रहा था वो खराब हो गया, और ये रामकली मेंटेनेंस इंजीनियर बन गई एंटीना ठीक करने के लिए। इसको चढ़ा देगा सीढ़ी लगा के ऊपर, आधी जिंदगी इसको चढ़ने में लग जाएगी और आधी जिंदगी उतरने में। खत्म। तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल हाइट ऑफ द टावर। इसलिए ब्रॉडकास्टिंग एरिया को बढ़ाने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग रेंज को बढ़ाने के लिए, हम टावर की हाइट को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा। लेकिन हम चाहते हैं कि और बड़ा हो जाए, 50,000 किलोमीटर का टावर हो जाए, जहां से ऐसे जाए, ऐसे ऐसे आ जाए। उसी के लिए क्या करते हैं, उतना लंबा हाइट का एंटीना बनाना या टावर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के चारों तरफ घुमा देते हैं।
जो अर्थ के ऊपर भी जाता रहता है और नीचे भी जाता रहता है। उसकी उसमें उसमें तो डंडे की कोई जरूरत नहीं ना है कि डंडा लेके एक आदमी खड़ा रहेगा ऐसे घूमता रहेगा। तो वहां कितना भी हाइट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो मोबाइल टावर्स होती है ना, इसी का एक्सटेंशन होता है सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट की हाइट बहुत ज्यादा होती है। कभी देखे हो जैसे देखने सैटेलाइट दिखता है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। तो जब हाइट ज्यादा होगी तो उसका ब्रॉडकास्टिंग रेंज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब समझ गया सैटेलाइट क्या होता है अर्थ की। उसको हम लोग जो भेजते हैं ना, उसको अर्थ की आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। मून की जो बात कर रहे थे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब समझ गए, अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटेगा और अर्थ के सरफेस से उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, जिससे उसका ब्रॉडकास्टिंग एरिया बहुत ही ज्यादा होगा। है। हाँ होता है ना, यही तो पर्पस ही होता है कि सैटेलाइट यहाँ से भेजें और जाके स्पेस में सब टकरा जाए। हाँ बता रहे हैं, घबराओ मत, सब बताएंगे। किलो के ऊपर पत्थर मारो रोड पर जहां दिखे वहां पत्थर फेंक के मारो, ये लोग पागल है देखो, अब देखो ऐसा है कि ये मान लो अर्थ है और हम एक सैटेलाइट ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाना चाहते हैं। साला छोटा अर्थ बन गया। ऐसा, ये बेसिकली इसके एनालॉगस है। ये हाइट कुछ होगी, यहाँ पर भी एक एंटीना ऐसे हो गया ना। अरे यहाँ सैटेलाइट है रे पागल, यहाँ से इसका हाइट कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अर्थ के चारों तरफ क्या करता रहेगा। तो ये एक पॉसिबल बात हो सकती है कि नहीं सैटेलाइट की, नहीं हो सकती है, क्योंकि इस सैटेलाइट पर अर्थ का सेंटर कहीं यहाँ है। ये फोर्स ऐसे लगेगा ना, G1m2 आर स्क्वायर लगेगा ना इस पर। इस फोर्स का जो एक रेडियल कंपोनेंट ये वाला होगा, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिससे कि उस ऑर्बिट में घूमता रहे। बट इस फोर्स का एक ये कंपोनेंट भी होगा ना, ये सैटेलाइट को किधर पुश करेगा, डाउन, नीचे पुश करेगा। अब जैसे मान लो कि ये चाइना का सैटेलाइट है और उसके नीचे इंडिया है, तो चाइना वाला अपना सैटेलाइट ऐसे लॉन्च कराएगा अपने कंट्री के ऊपर, और ऐसे अगर कर दिया तो अपने आप कहाँ आ जाएगी, इंडिया में। फिर यहाँ के जितना भी रेडियो टेलीविजन सब में चाव 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 सुनाई देगा तो ये गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई ऑर्बिट होना नहीं चाहिए। तो फिर कैसा होना चाहिए, देखो, अब हाँ सही बोल रहे हो, ऐसा होना चाहिए। मतलब ये जो भी सैटेलाइट का ऑर्बिट है वो कॉन्सेंट्रिक टू क्या होना चाहिए, हाँ, अर्थ के कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, उस प्लेनेट के कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, दोनों कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा कि अब इस पर जो फोर्स ऐसे लगेगा, वो फोर्स कहाँ से पास करेगा, ऐसे करेगा ना। इसी को बोलते हैं ना, इक्वेटर प्लेन में होता है जियोस्टेशन सैटेलाइट का ऑर्बिट। तो इक्वेटर प्लेन में होने से ये वाला जो कंपोनेंट फोर्स का आ जा रहा था वो अब नहीं आएगा। अब इसकी ऑर्बिट स्टेबल होगी। इस ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। तुम बाद में अपना कार खरीदना तो यहीं पार्क कर देना। अच्छा, ऐसा ऑर्बिट हो सकता है कि नहीं, मान लो कि ये कोई प्लेनेट या सपोज कर लो अर्थ है, और मैंने क्या बोला, इस तरह का होना चाहिए, यही तो बोला। ये हो सकता है कि नहीं, या ये किसी सेटेलाइट की ऑर्बिट हो सकती है, क्योंकि इसमें भी जो फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ होगा। ऑर्बिट स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी इसकी तरह, स्टेबल तो होगी। बट ये भी नहीं हो सकता है, वैसा ही होना चाहिए। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, सुनो देखो, बात समझना, आपने बहुत ड्रॉ करना पड़ रहा है। ये मान लो अर्थ है, इस बात को समझना अच्छे से। और ये सेटेलाइट है, इक्वेटर प्लेन में ऐसे ड्रॉ कर दिया। तुमको पता है ना कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमता है कि नहीं, वेस्ट से इसकी तरह घूमता है, जिसकी टाइम पीरियड कितनी होती है, 1 ईयर।
24 आवर अपने एक्सिस के अबाउट वाला। तो ये जब ऐसे घूमेगा और मान लो यहाँ पर कोई सेटेलाइट है, वो भी घूम रहा है, तो अगर इन दोनों का ओमेगा, इसका ओमेगा और इसका ओमेगा, इसका भी एक ओमेगा होगा ना। अगर इन दोनों का ओमेगा सेम नहीं हुआ, और ओमेगा सेम नहीं हुआ, इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो उल्टा मान लो ना, अगर सेम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इसके नीचे अगर मान लो अभी, हाँ इंडिया है, इस सेटेलाइट के नीचे अगर अभी इंडिया है, तो कुछ देर बाद इसके नीचे इंडिया रहेगा। तो अभी इस वक्त अगर इसके नीचे इंडिया है, तो इंडिया से एक सिग्नल आएगा। मान लो मुंबई में किसी फिल्म का को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, भोजपुरी फिल्म को। फिल्म का नाम है तू लगावे लू जब लिपस्टिक। तो अगर मान लो कि इंडिया के नीचे मुंबई के जस्ट ऊपर सैटेलाइट है, और यहाँ से सिग्नल भेजा गया, तो लगावे लो जब लिपस्टिक। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर इंडिया की जगह क्या आ जाएगा, कोई और कंट्री आ जाएगी, क्योंकि दोनों का ओमेगा अलग है, तो वहां सुनाई देने लगेगा भोजपुरी गाना। ऐसा होता है? नहीं होता है ना। इसका मतलब है कि अगर इसके नीचे भी डेली है, तो कुछ देर बाद भी इसके नीचे क्या होना चाहिए, डेली होना चाहिए। ये भी अपना ऐसे घूम जाएगा, तो ये भी वहां से यही घूमना चाहिए, मतलब इसके इसके नीचे हमेशा वही जगह होना चाहिए। समझ में आया? तो वो कब होगा, जब अर्थ की ओमेगा और इस सेटेलाइट की ओमेगा दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो अर्थ पर अगर खड़े होकर हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर प्लेस पर इस सेटेलाइट को, तो हमेशा हमें सेटेलाइट कैसा दिखेगा, स्टेशनरी। इसलिए इस सेटेलाइट को क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। अब कुछ समझ में आया? तो दोनों की ओमेगा सेम होनी चाहिए। इसमें क्या होगा ना कि इसमें एक तो स्टेबल ऑर्बिट हो गई है, और साथ में ये ओमेगा भी सेम है, मतलब ये जैसे घूम रहा है ना ऐसे, इसका भी ओमेगा उतना ही रख दोगे, तब भी यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा। क्या लफड़ा होगा? देखो अभी मान लो कि यहाँ पर कुछ जगह था, ये कोई जगह था ना, मान लो दिल्ली था, मुंबई था, कुछ भी था। ये जो है अर्थ के घूमने की वजह से कुछ ऐसे घूमेगा ना इस ऑर्बिट में, तो ये वाला जो इंसान यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा। और जो इसके ऊपर था वो भी यहाँ आ जाएगा, वो तो कहीं यहाँ आ जाएगा ना। तो फिर से सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगी। ऑर्बिट स्टेबल है, बट इसमें जो 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 जिस पर्पज से हम बनाए हैं ना ब्रॉडकास्टिंग के लिए और सिग्नल के आदान प्रदान के लिए, ताकि हम कुछ भेज सकें और वापस ले सकें, जिसको भेजना है उसी को लेना है ना, वो चीज इस केस में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की ऑर्बिट हमेशा किस में होनी चाहिए, इक्वेटर प्लेन में ही होनी चाहिए, दूसरा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर है भी तो ये वाला है या ये वाला है, बट इन दोनों केस में ऑर्बिट स्टेबल होगा, बट सिग्नल ट्रांसमीटर और रिसीवर की भी सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन्ड नहीं होगी, क्योंकि दोनों का ओमेगा का डायरेक्शन डिफरेंट है। ओमेगा का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, ओमेगा एक्सियल वेक्टर होता है। इस केस में इसका ओमेगा का डायरेक्शन इस एक्सिस के लॉन्ग होगा ना, बट इसके ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों का अलग अलग है। तो एक्चुअल में जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है, ओमेगा 1 वेक्टर बराबर, जो केवल इसी केस में ही सेटिस्फाइड है, और दूसरे केस में सेटिस्फाइड। अब समझे कि नहीं समझे? अब मैं एक बार पढ़ देता हूं जो जो लिखा हुआ है, देखना कि वो सारा पॉइंट्स कवर हुआ कि नहीं। देखो बच्चों, लिखता है इसेंशियल कंडीशन फॉर सैटेलाइट मोशन। पॉइंट नंबर 1, सेंटर ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ अर्थ। समझ गए? दूसरा, प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। ये सेटिस्फाई किया कि नहीं? नहीं किया। स्पेशल पॉइंट्स अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। All three essential conditions for satellite motion should be followed. पहला, it rotates in equatorial plane. Its height from Earth's surface is 36,000 kilometers, which is approximately 6 times of radius of Earth. वो कैसे होगा, वो अभी ला देता हूँ। देखो, इसलिए होगा क्योंकि इस सैटेलाइट का ओमेगा या टाइम पीरियड वही होगा जो अर्थ का होगा, और टाइम पीरियड अभी हम लोगों ने देखा था ना किस तरह से डिपेंड करता है स्मॉल आर के ऊपर। ये निकल करके आया था, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर ऑफ, हाँ GME ना, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर, दैट इज RE प्लस H की पावर। अब इसमें 2 पाई का वैल्यू हमें पता है अर्थ के लिए, G भी पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है, ये T पता है ना। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के लिए 24 आवर ही होना चाहिए।
तभी तो ओमेगा 1 वेक्टर ओमेगा 2 वेक्टर के बराबर होगा। और ये रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? हाँ, तो ये कैलकुलेशन कर लेना घर में, ये जब निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर आएगा, विच कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब सोचो, इतना लंबा टावर बना सकते हो? उस टावर पे कौन चढ़ेगा? रामदेव? रामदेव चढ़ेगा उस टावर पर? कौन चढ़ेगा? अच्छा, रामकली। ठीक है, नहीं चढ़ेगी रामकली, फिर वापस ही नहीं आएगी। तो इसलिए इसको याद रखना है। दिस इज द अल्टरनेट सॉल्यूशन गिवन बाय सम जीनियस सो दैट वी कैन इंक्रीज द ब्रॉडकास्टिंग रेंज। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल टावर की जगह उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। समझ गए? वो वहां लिखा हुआ था जिसको मैंने समझा दिया। और क्या लिखा है? इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ। ये तो बोल ही दिया, उसी आधार पे तो निकल के आया ये। फिर बोला इट्स रोटेटिंग डायरेक्शन शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, तो सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट ही घूमना चाहिए। समझ गए? its orbit is called parking orbit and its orbit velocity is orbital velocity is 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हो ना, क्योंकि कितना होता है? रूट अंडर ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर। अब जी तो जी है, एम मास ऑफ अर्थ है, क्योंकि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, मतलब मेरा प्लेनेट फिक्स है ना, वो कौन है? अर्थ। तो जी एम बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर हमें पता है, स्मॉल आर इज कैपिटल आर ई प्लस एच, और एच इज फिक्स। देखो इतने ही हाइट पे रखोगे ना, इतने ही हाइट पे रखोगे तो ही इसका टाइम पीरियड इतना होगा, और इसका टाइम पीरियड इतना होना कंपलसरी है। अगर इतना नहीं होगा तो फिर जियो स्टेशनरी व्यू नहीं होगा। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट अर्थ सरफेस से क्या होती है? फिक्स होती है। तो ये सैटेलाइट केवल इंडिया का ही होता होगा कि अमेरिका का, जापान का, रसिया का, सबका होता होगा? सबका होता होगा। तो सबकी हाइट क्या रहती होगी? अलग अलग। सबकी हाइट इतनी ही होती होगी कि अलग अलग? सेम ही होता होगा। इसीलिए रामकली बोल रही थी कि सब सैटेलाइट क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। क्योंकि इसीलिए कभी कभी दो देश के बीच क्या होता है? वॉर। इसीलिए होता है। उसका जियो सैटेलाइट क्योंकि सेम हाइट पे रहता है, दोनों में दोनों का पायलट बैठा रहता है, टकरा जाता है। जैसे ही पायलट टकरा उधर फोन करता है, टकराया रे। बस एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे आक्रमण हो जाता है। अब समझे एक्चुअल वार का रीजन क्या होता है? सेम हाइट का होना। क्यों टकराएगा? वो सब एक ही हाइट पर है, बट सबकी ओमेगा भी क्या है? सेम है। तो अगर यहाँ देख लो, कहाँ वो फोटो बनाया था, मान लो इंडिया का जियो स्पेस सैटेलाइट कहीं यहाँ है, अमेरिका का कहीं यहाँ है, चाइना का कहीं यहाँ है, रसिया का यहाँ है। समझ में आया? सबकी पोजीशन क्या है? अलग अलग है। सेम हाइट अर्थ से सेम है, बट पोजीशन उस ऑर्बिट में सबका क्या है? अलग अलग है। बट ओमेगा भी सबका क्या है? कभी भी टकराएगा क्या? कभी नहीं टकराएगा, क्योंकि अलग अलग पोजीशंस पे है ना वो। और सबकी ओमेगा क्या है? सेम। अरे पगले, ओमेगा सबका सेम होगा, नहीं होगा तो फिर वो तो जियो सेट नहीं होगा ना। सबका ओमेगा अर्थ के ओमेगा के बराबर होना, इसीलिए नहीं टकराता है वो। नहीं जाएगा। जितना अंटार्कटिका का सिग्नल जाने का जरूरत भी तो नहीं है। इसको किस लिए हम लोग इस सिग्नल इस सैटेलाइट को यूज कर रहे हैं? खेती बाड़ी के लिए, किसान को बताने के लिए कि कल बारिश होगी कि नहीं, इसी के लिए ना। उसको ये थोड़ी बताना है कि अंटार्कटिका में एक जानवर है जो इतना बड़ा मुंह बाए हुए है, इंसान को खाने के लिए तैयार है। उसके लिए जियो सैटेलाइट यूज नहीं करते, उसके लिए दूसरा सैटेलाइट यूज करते हैं, अभी पढ़ेंगे। ये हाँ, ये पूरा पूरा अर्थ के सारे हिस्से को कवर नहीं कर पाएगा, अभी निकालेंगे कितना हिस्सा कवर करेगा ये। जंगल एरिया में किसका सिग्नल नहीं आता है? किसका? वो मोबाइल का कम्युनिकेशन का सिग्नल नहीं आता है। सैटेलाइट की सिग्नल कहीं भी आ सकती है। समझ में आया? कहीं भी आ सकती है, बट सैटेलाइट को बस उस रीजन को कवर करना होगा। अब ये जो सैटेलाइट मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये पूरे अर्थ को कवर नहीं कर सकती है, कुछ हिस्सा ऑफ अर्थ को ही कवर कर सकती है। तो कितना कर सकती है भी निकालेंगे, और ये भी देखेंगे कि मिनिमम कितनी ऐसी सैटेलाइट लगानी पड़ेगी ताकि पूरे अर्थ को कवर किया जा सके। समझे? अगला पॉइंट वही लिखो। इसको नोट कर लिए? तुम इसको ऐसा समझो, बात को समझो। देखो,
मान लो ये अर्थ है ऐसे, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो कि ऐसा गोला है, अर्थ है, और तुम इक्वेटर प्लेन में एक ऑर्बिट ऐसा इमेजिन कर सकते हो? दिमाग में बन रहा है उसका फोटो? अगर दिमाग होगा तो बन रहा होगा, नहीं होगा तो कभी नहीं बन पाएगा। बन गया सब लोग के? हाँ। अब मान लो तुम कि कोई उस ऑर्बिट में ना कोई एक लाइट बल्ब, जो सेटेलाइट है ना उसको लाइट सोर्स जैसा मान लो, क्या मान लो? हाँ, मान लो ये अर्थ है। ये ऐसे सेटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रहा है इक्वेटोरियल प्लेन में, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और इसकी ओमेगा, अर्थ की ओमेगा के क्या है, सेम है। तो ये ऐसा 60 डिग्री घूमेगा तो ये भी साला 60 डिग्री घूम जाएगा, हमेशा ये वाला पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा। अब उस बल्ब से क्या निकल रही है, लाइट। तो क्या वो लाइट जो है वही सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा ना? वो लाइट पूरे अर्थ के सरफेस को कवर नहीं कर पाएगा, तो अर्थ के कुछ एरिया को ही कवर कर सकता है, समझे? उसी को ब्रॉडकास्टिंग एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो एरिया कैसे निकलेगा? हेडिंग डाल लो, ब्रॉडकास्टिंग एरिया ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ब्रॉडकास्टिंग एरिया ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नहीं, अब इसको जाके पढ़ सकते हो आप, एनसीईआरटी से, जो भी आपके पास फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है, समझ आ जाएगा। इक्वेटोरियल प्लेन में जो, फिर से बोलो, जो कंट्री इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं होते हैं, जियोस्फीयर सैटेलाइट का ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन में होता है। कंट्री का इक्वेटोरियल प्लेन में होना जरूरी नहीं है ना। हम्म। कौन कौन किसका डाउट था ये? किसका डाउट? तुम्हारा ना? हाँ, देखो इधर मेरी तरफ देखो, अभी समझा देंगे तुमको। जैसे मान लो ये कोई सैटेलाइट है, जो जियोस्फीयर सैटेलाइट है, तो ये अर्थ से कम्युनिकेट करना है ना, तो ये एकदम यहीं से कम्युनिकेट नहीं करेगा ना, सिग्नल्स आता जाता है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आता है ना, सिग्नल का आना जाना होता है। तो इसका जो ब्रॉडकास्टिंग रेंज होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे? तुमने समझा, सुना होगा ना कि बाहर से दो टेंजेंट खींच सकते हैं, ऐसे दो टेंजेंट खींचेंगे। तो ऐसे जो दो टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं सेटेलाइट के थ्रू, तो देखो साला ऑर्बिट का पाथ ही मिट जा रहा है। ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये अर्थ का एक सेक्टर है ना, ये इस पे जितने भी लोग होंगे, अमीर गरीब, एलेन टावर के लोग, सिग्नेचर प्लाजा के लोग, पटिया के लोग, शहीद नगर के लोग, ये सब लोग इस सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब समझ में आया? ऐसा नहीं कि एकदम नीचे जो होगा उसी से कम्युनिकेट करेगा, बट ये पूरा पूरा अर्थ को कवर नहीं कर रहा है। अब समझ में आया कि नहीं आया? और ये भी सैटेलाइट जो है, जैसे सैटेलाइट ये, देखो, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ अर्थ को कवर करेगा। अब ऐसा तो अलग अलग कंट्री का बहुत सारा हिस्सा है, बहुत सारा सैटेलाइट है, वो सब मिलके फिर उस पूरे एरिया को कवर कर लेगा, दैट इज, बट उसको एक ही मानते हैं। अब जो बोल रहे हो तुम नहीं समझ रहे हो, जैसे एक ही सैटेलाइट लगाओगे तो वो कुछ एरिया इसका कवर करेगा, है ना? ऐसा और भी सैटेलाइट होगा ना अलग अलग कंट्री का, मान लो ऐसा 50 सैटेलाइट है, 50 मिलके अर्थ का, ये एक अर्थ का ऐसा गोला है, तो उसका बीच का इतना सेक्टर निकाल दोगे तो पूरा ऐसा बनेगा ना, बेल्ट जैसा। तो पूरा बेल्ट कवर करने के लिए जो इतने पार्ट में आ रहा है, वो अकेले ये कवर, ऐसा और दूसरे कंट्री वाला भी होगा जो उसको कवर, बट उसको एक ही मानते हैं। क्या मानते हैं? क्योंकि वो उसी ऑर्बिट में घूम रहा है, पार्किंग ऑर्बिट में घूम रहा है। समझ में आया? तो अब देखो क्या करते हैं इस चीज को समझने के लिए, यहां से अर्थ की एक्सिस बनाते हैं और इसको यहां से मिला दो, ऐसे मिला दो, ये एंगल कितनी होगी? 90 डिग्री। मैंने तुमको बोला था कि इसको अगर यहां से मिलाओगे ना ऐसे, इस उस दिन बताया था जब रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन वैल्यू ऑफ जी पढ़ा रहा था ना, तो बोला था इस एंगल को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस एंगल? लैटिट्यूड बोलते हैं इस एंगल को, लैटिट्यूड, और इस एंगल को कोलैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये लैटिट्यूड जो है ना इक्वेटर प्लेन के लिए 0 होगा,
और ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है उसके लिए 90 डिग्री होगा, है ना। तो देखो, जैसे जैसे अर्थ सरफेस पर ना इक्वेटर से ऊपर जाते रहोगे तो लैटिट्यूड की वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो एक मैक्सिमम लैटिट्यूड होगा जिसके बाद अर्थ पे बैठा हुआ इंसान या अर्थ पे सिचुएटेड कंट्री इस सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। समझ में आया। तो पहला सवाल तो ब्रॉडकास्टिंग एरिया निकालने से पहले ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम लैटिट्यूड, मैक्सिमम लैटिट्यूड और मिनिमम को लैटिट्यूड at which we can transmit and receive signal or communicate with geostationary satellite। इस थीटा मैक्स का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा ना। देखो, यहां से यहाँ ये आ रही है ना, ये आ रही है और ये आ रही है, और यहां से वो एच है ना, ये एच है, और एच हम लोग जानते हैं 36,000 किलोमीटर होता है। तो यहां से निकल जाएगा कि नहीं है, क्या निकलेगा, कॉस थीटा। ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज हुआ ना, और ये क्या हुआ, बेस। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा इज आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। जहां पर इस थीटा का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, इस थीटा के बारे में क्या बोलोगे, दिस इज मैक्सिमम लैटिट्यूड अप टू विच वी कैन कम्युनिकेट विथ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इससे ज्यादा थीटा करोगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, उतना ही तक वो कवर कर रहा है। अब मैंने ऊपर क्या लिखवाया था, ब्रॉडकास्टिंग एरिया, क्या लिखवाया था, ब्रॉडकास्टिंग एरिया का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो एरिया तुम देख रहे हो ना, ये वाला एरिया जो तुम देख रहे हो, ये किसी सर्कल का एरिया नहीं है, अर्थ का सरफेस है। मतलब ये सेक्टर ऑफ अर्थ है, क्या है, हाँ। तो सेक्टर ऑफ अर्थ की एरिया कैसे निकलेगी, याद करो गॉस लॉ। सॉलिड एंगल होता था ना, वो कितना होता है, 2 पाई × 1 - कॉस थीटा। ये वाला सॉलिड एंगल पूरा कितना होता है, 4 पाई, पूरा 4 पाई होता है ना। ये पूरा 4 पाई होता है। जैसे तुमने ये पढ़ा होगा कि जैसे हमने एक यहाँ स्फीयर बनाया, क्या बनाया, मैं याद दिला देता हूँ। और अगर ये सर्कल होता तो ये वाली एंगल अगर थीटा होती है, इसको बोलते हैं ना सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, जो कि हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनती है वो प्लेन एंगल होती है। बट अगर ये स्फीयर है ना, तो ये एंगल प्लेन एंगल नहीं, सॉलिड एंगल होगा। और उस केस में ये ऐसा ऐसा बनेगा ना, ये तो कोन तो नहीं होगा, कोन टाइप होगा, क्योंकि ये जो चीज होगी ये कर्व जैसी होगी ना। ये कोन का बेस फ्लैट होता है, बट इस बार कोन का वो बेस कैसा होगा, कर्व्ड होगा। तो यहां से हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। तो ये वाली एरिया निकल के आ जाती है ना। तो ये एरिया कितनी आती है, तुमको याद होगा, दिस एरिया इज, एरिया कितना आता है, मतलब 4 पाई r² एरिया आएगा जब कितनी सॉलिड एंगल बनेगी, 4 पाई ना, 4 पाई सॉलिड एंगल बनेगा। तो ये एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल आ गया ना। और इसका सॉलिड एंगल, ये वाला जो है, ये कितना सॉलिड एंगल बनाता है इस पॉइंट पे, 2 पाई × 1 - कॉस थीटा। 2 पाई × कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एरिया इस पॉइंट पे 2 पाई × 1 - कॉस थीटा सॉलिड एंगल बनाता है। ये गॉस लॉ में तुम पढ़े होगे। तो ये एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पाई × 1 - cos थीटा, where theta is the semi vertex angle of that cone, हाफ कोन का एंगल होता है। यही एरिया है, इसको याद भी रखना चाहिए। ये कितना आएगा, 2 पाई r² × 1 - cos थीटा। यही है सेक्टर ऑफ स्फीयर की एरिया, जिसमें थीटा क्या है, उस सेक्टर ऑफ स्फीयर के द्वारा बने हुए कोन का हाफ एंगल, कोन का, हाँ। तो यहाँ जो ब्रॉडकास्टिंग एरिया होगा वो यही वाला एरिया है ना, वो निकल जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन यहाँ पर कितना सेमी वर्टेक्स एंगल बना रहा है, थीटा, थीटा बना रहा है। तो ब्रॉडकास्टिंग एरिया सीधे सीधे कितनी होगी, ब्रॉडकास्टिंग एरिया इज इक्वल टू हाउ मच, हो रहा, कितना आएगा, 2 पाई r² × 1 - re + हम्म क्या,
हाँ, हो सकता है। कांस्टेंट ही रहेगा, तभी तो ब्रॉडकास्टिंग एरिया फिक्स होगी। ब्रॉडकास्टिंग एरिया वेरिएबल नहीं है ना, वो फिक्स है, वो थोड़ी बदलेगा, फिक्स होगा, फिक्स आएगा ही। ये रिकॉर्डिंग भी होता रहता है और इसका इमेज ब्लर्ड रहता है, कुछ भी नहीं दिखता है उसका, ब्लर्ड इमेज रहता है वो रिकॉर्डिंग। तुम लोग देखते हो क्या ये? नहीं। ये कंप्यूटर क्यों, ये हमको वापस दे देना चाहिए था, हम अपने घर ले जाते। कहाँ पर? ये कोई भी जो कंप्लीट क्लोज ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे स्फीयर हो गया या सिलेंडर हो गया, वो अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई बनाता है। सॉलिड एंगल यही होता है ना, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला 2 पाई × 1 - cos थीटा। तो पूरे कंप्लीट फिगर के लिए थीटा को कितना लेंगे? ये वाला पूरा जो एंगल होगा पाई होगा ना, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ मिला होगी, ये पूरा एंगल 2 पाई होगा, तो आधा एंगल कितना होगा? पाई। तो पूरा कंप्लीट क्लोज फिगर के लिए एंगल पाई होगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है ना, तो ये पूरा 2 हो जाएगा। 2 × 2 पाई कितना होगा? तुम ये भी समझ नहीं आ रहा तो बस याद रखो कि सॉलिड एंगल 2 पाई × 1 - cos थीटा होता है, जहां पर थीटा जो होती है वो हाफ एंगल होती है। और कोई भी क्लोज फिगर जो होगा कैसा भी, ऐसा, और इसको ये मत समझना कि कोई लाइन है, दिस इज नॉट लाइन, दिस इज क्लोज फिगर, गॉसियन सरफेस। कोई भी क्लोज गॉसियन सरफेस जो होगा, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? 4 पाई, वो वहीं से आता है। अब एक बात बताओ कि कितनी एरिया होगी जो अनकवर्ड रह जाएगी? द एरिया विच इज अनकवर्ड आफ्टर प्रेजेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, 4 पाई RE² में से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा ना। समझ गए? दूसरी बात देखो, ये एंगल का कुछ वैल्यू आएगा कि नहीं? बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ ओ एच एंड आर ई वगैरह वगैरह, तो ये जो एंगल निकल के आएगा उससे पता चल जाएगा ना हमको। देखो क्या होगा, ये तो इधर से कवर हो गया, जो अनकवर्ड वाला पार्ट है वो ये है ना। देखो इधर का भी कवर्ड है ना भाई, तुम समझ नहीं रहे हो बात। इधर का कवर्ड है कि नहीं? वो किसी और कंट्री का जो सेटेलाइट है जो इस एरिया को कवर कर रहा है, तो अनकवर्ड कौन दो ठो बनेगा, कौन क्या बनेगा? एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ये वाला दो कोण ऐसा होगा जो कवर्ड नहीं होगा। समझ में आया? यही वाली दोनों एरिया कितनी होगी? 4 पाई RE² में से इस एरिया को घटा दोगे तो वो एरिया निकल के आ जाएगा, वही ये दोनों एरिया है। इसी को कवर करने के लिए ऐसे सेटेलाइट लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पोलर सेटेलाइट। क्या बोलते हैं? अब देखो पोलर भी कुछ कवर करेगा, तो एंगल जो कवर करेगा ना, ये वाला और पोलर वाला, वो दोनों सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। तो बीच में थोड़ी सी एरिया और बच जाती है, इसलिए पूरा अर्थ सरफेस को कवर करने के लिए मिनिमम कितना सेटेलाइट चाहिए होता है? 3। 3 चाहिए होता है। एक तो ये कवर करेगा पोलर, और दूसरा जियो स्टेशनरी, और तीसरा बीच में एक और होगा जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो शायद नहीं होता है। दो ही सेटेलाइट होता है, एक जियो स्टेशनरी और दूसरा पोलर। बट तुमको अगर बोलेगा कि मिनिमम कितना चाहिए तो कितना बोलोगे? हाँ, ये बात समझे कि नहीं? नहीं समझे? उसका जरूरत नहीं पड़ता होगा। अरे भाई, ये सब समझ गए? देखो तुम्हारे बुक में ना, हाँ सही लिखा, ओके ओके राइट। मैंने, मुझे लगा कि मैंने cos थीटा लिखा है, इसने sin थीटा लिखा है, मुझे लगा पोल एटीट्यूड है, सेम लिखा है। मैंने जो cos थीटा लिखा है, इसने भी वही cos थीटा लिखा है। करेक्ट, तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये सब तुम्हारा हो गया। अब दो चीज और बच रही है, एक तो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, कि सैटेलाइट लॉन्च कैसे करते हैं, और दूसरा केपलर्स लॉ। अब ये तुम कैसे पढ़ोगे? कल क्लास में नहीं लगा हुआ है, बोल के लगवा दें? ठीक है, बोल देंगे। तुम लोग का ग्रुप है इसमें? है? ग्रुप है कोई बना हुआ? हम उसमें नहीं है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं उसी ग्रुप में। अगर टाइम टेबल हो जाएगा तो उसे मैसेज हम कर देंगे, तो कल सुबह ही कर देंगे, आज रात में ही कर देंगे।
क्या? फोन नहीं है तो फिर ग्रुप रहने से क्या फायदा है? वार्डन को कॉल कर देंगे तुम्हारे। वार्डन हमारे ऊपर ना मिसाइल छोड़ देगा तुम्हारा, और हम उसके ऊपर। हम तो चाहते हैं तुमको पढ़ा दें। मान लो एक कोई सवाल आ गया उसी पर, आज ही कैसे पढ़ा देंगे साले, मशीन समझो काम को। आज पढ़ाना शुरू भी करेंगे तो क्या होगा? तुम पढ़ के आना। देखो बता देते हैं, पढ़ लेना, जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर अगले क्लास में भी खत्म नहीं होगा। इतनी जल्दी कैसे कोई चीज हो जाएगी भाई? समय लगता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तू क्या क्या पढ़ना। जैसे देखो, मॉड्यूल में ना अपने पेज नंबर 187 देखो। पेज नंबर 187 पे देख रहे हो, मोशन ऑफ बॉल इन टनल लिखा हुआ है। निकाल के देखो कि अर्थ में टनल बना देंगे ना, और उसमें एक बॉल को छोड़ देंगे, उसका मोशन कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक होता है। ये वाला पढ़ना है तुमको, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पेज नंबर 186 पर देखो, ऊपर लिखा हुआ कंडीशंस फॉर डिफरेंट ट्रेजेक्टरी। क्या लिखा हुआ है? कंडीशंस फॉर डिफरेंट ट्रेजेक्टरी। देखो उसमें लेफ्ट साइड में देखोगे तो वेलोसिटी का ना रेंज दिया हुआ है। ये वेलोसिटी इतनी होगी तो पाथ कैसा होगा, इतनी होगी तो पाथ कैसा होगा, इतनी होगी तो अर्थ पर ही वापस गिर जाएगा इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हुए, इससे ज्यादा होगी तो सर्कुलर पाथ में जाएगा, इससे ज्यादा होगी तो फिर वापस इलिप्टिकल हो जाएगा, इससे ज्यादा होगी तो पैराबोलिक हो जाएगा, उससे ज्यादा होगी तो हाइपरबोलिक हो जाएगा। ये पढ़ना है तुमको। अभी कैसे होता है हम पढ़ा देंगे, लेकिन हम आएंगे तभी तो पढ़ाएंगे। देखो इसके ऊपर पेज नंबर 188 पे ना लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारा केस है, केस 1, केस 2, केस 3, और फिर इधर सॉल्यूशन सॉल्यूशन करके लिखा हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है ना, कि हम लोग जब प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं कि पार्टिकल को कुछ सर्टेन एंगल पर वेलोसिटी दे दी है तो उसका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। बट वो पैराबोलिक क्यों होता है? क्योंकि हम स्मॉल जी को क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। अगर हमारी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन लार्ज होगी ना, तो उस केस में जी कांस्टेंट होगा। वो इतना स्पीड से फेंक रहा है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है जो तुम क्लास में पढ़ते हो 11th क्लास में, ये अर्थ है, तो यहां से ऐसे फेंकते हो तो यहां से ऐसे जब फेंकते हो तो यहीं पे आके गिरता है ना, यहीं पे आके गिरता है, क्योंकि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन स्मॉल होती है। अब उस स्पीड को बढ़ाते जाओगे तो यहाँ आके गिरेगा, फिर यहाँ आके गिरेगा, फिर यहाँ आके गिरेगा, फिर यहाँ जाके गिरेगा, फिर ऐसा चला जाएगा ना। जोर से बॉल फेंकना, बाहर चला जाएगा वैसे ही होता है। उसी को तो लॉन्चिंग ऑफ सेटेलाइट बोलते हैं ना। तो जब ऐसे हाई स्पीड में फेंकते हैं तो हमेशा जरूरी नहीं कि सर्कल पे होगा, और स्पीड से जब फेंकते हैं तो ये भी ध्यान, अब मान लो कोई सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है और गलती से थोड़ी स्पीड में कमी रह गई, तो क्या होगा? या इधर नहीं जाके इधर ही गिरेगा ना। यहाँ पर जहां गिरेगा क्या होगा? हैप्पी बर्थडे हो जाएगा यहाँ के लोगों का। या तुम्हारे जैसा लॉन्चर रहेगा तो वो क्या होगा? यहाँ से छोड़ेगा, अब ऐसे यहाँ पर वापस आ जाएगा तो ये सब नहीं होना चाहिए, वही लॉन्चिंग ऑफ सेटेलाइट वही होता है। तो अब एक बात बताओ, तुमसे कम्युनिकेट करना तो किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है, और बाकी सब्जेक्ट का क्लास है कल, केमिस्ट्री का है क्या? कल क्लास है केमिस्ट्री का? है? तुम लोग आओगे? मैथ का नहीं है? केमिस्ट्री का क्लास कितने बजे है? सुबह? सुबह तो हमारी खुद क्लास है, हम आ ही नहीं सकते। शाम में क्लास है कोई? जैसे अभी शाम में क्लास करो वैसे नहीं है, तो सुबह में कितने बजे से क्लास है? लेकिन उसका टाइम का नहीं अनाउंसमेंट हुआ। हाँ तो भूल जाओ फिजिक्स का क्लास, कैसे होगा? टाइम भी नहीं पता है। सुबह हमारा क्लास रहता है सिग्नेचर प्लाजा में, शाम में तुम आओगे नहीं। आएंगे, हम क्लास का टाइमिंग बता देंगे, तुम आ जाओगे। ठीक है, क्लास का टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक तुम आ सकते हो? रात के 12 बजे। हाँ, नीचे नहीं जगह है, नीचे नीचे, नीचे जमीन पर तुम लोग बैठ जाना। कितने बजे आओगे बताओ शाम में?
तुम लोग ये भी डिसाइड नहीं कर पाते। 3 बजे, 4 बजे, ठीक है 4 बजे आ जाना। 4 बजे आ सकते हो तो आ जाना। बता दो इसको लॉक कर दे कि इसको चेंज कर दें, कि 4:30 कर दें। हमको पता नहीं वो सब। तुमको आना है तो आ जाना, और अगर हम आए और बच्चा देखे एक दो बैठा हुआ है ऐसे करके तो उसको मार देंगे हम, और वापस तो चले ही जाएंगे। सोच लो बोलने से पहले। 4:30 बजे हम आ जाएंगे, ठीक है।